फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 में यूपीपीसीएस में आए हुए पॉलिटी सेक्शंस को। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो असर्शन रीजनिंग का है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे आधारित है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है वह बेसिकली काम करता है किस पे? लोक कल्याणकारी राज्य के पे काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारत सरकार या राज्य सरकार जितने भी पॉलिसी बनाती है, जितने भी प्लानिंग बनाती है, उसका मौलिक उद्देश्य है लोगों का सामाजिक उत्थान करना, लोगों का आर्थिक उत्थान करना, आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के साथ साथ सामाजिक स्तर भी उसका बढ़े। यह मौलिक उद्देश्य है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो है मेन पर्पस है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो असर्शन रीजनिंग का है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज किया गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा सही है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का क्या है? मूल उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका जो मौलिक उद्देश्य क्या है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना और एक ऐसा डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, एक ऐसा लोकतंत्र की स्थापना करना जिसमें लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से वह क्या हो? समृद्ध हो जाए, उनका जीवन स्तर ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की क्या कर रहा है? सही तरह से व्याख्या भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट था हमारा राज्य के नीति निर्देशक पे और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति पे। पहला यहाँ स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। राज्यसभा जो है एक्स ऑफिसियो होता है हमारा राज्यसभा का। जो हमारा उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो है वह एक्स ऑफिसियो होता है राज्यसभा का, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग होगा। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा ये रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। क्योंकि उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पद है जो उस हाउस का सदस्य ना होते हुए भी उसको क्या करता है? चेयर करता है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा 1 क्या है? सही है और स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वह संयुक्त बैठक पे पूछा गया है, यानी ज्वाइंट सिटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, तब जाकर के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि तब हमें क्वेश्चन समझना और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 108 में कुछ विशेष परिस्थितियों की बात की गई है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। किसी विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध को सुलझाया जा सके, ये मेन पर्पस है। और यह बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो है ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 108 में दिया गया है। हम जानते हैं कि जो बिल है, जनरल बिल है, यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद जब बिल राज्यसभा में आती है और राज्यसभा उसको लोकसभा से पास होने के बाद जो है लोकसभा में आती है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए क्या जाता है? परमिशंस के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है ज्वाइंट सिटिंग के लिए कंडीशंस है कि अगर सेकेंड हाउस बिल को क्या करता है? अस्वीकृत करता है, रिजेक्ट करता है, उससे डिसएग्री होता है या बिल को क्या करता है? डिले कर देता है, यानी दूसरा हाउस उसको 6 महीने तक अपने पास क्या करता है? रख लेता है। तो उस कंडीशंस में
राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, आर्टिकल 108 को यूज करते हुए क्या बुला लेते हैं, हमारा संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं, यानी ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपको समझ लेना चाहिए कि ज्वाइंट सिटिंग जो है, मनी बिल आपका जो है और संविधान संशोधन बिल, देखिए तो दो ऐसा बिल है, यानी आर्टिकल 1110 जो बात करता है हमारा धन विधेयक का, यानी मनी बिल का बात करता है, और आर्टिकल 368 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन अमेंडमेंट बिल है। तो इस दोनों बिल में आपको क्या किया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर है कि ज्वाइंट सिटिंग हमारा आर्टिकल 108 को हम लोग यूज करके ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का जो है 3 कंडीशंस बताया गया है। एक, या तो रिजेक्ट किया गया है सेकेंड हाउस के द्वारा, सेकेंड हाउस उससे क्या हो रहा है, डिसएग्री हो रहा है, या फिर 6 मंथ तक अपने पास क्या किया है, उसको 6 मंथ तक से ज़्यादा उसको डिले कर दिया है। तो इस कंडीशंस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जब हम ज्वाइंट सिटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इसमें जो है यूपीपीसीएस 2025 में जो पूछा गया उसको देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चंस। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान 109 नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, 108 होता है, आर्टिकल 108 यूटिलाइज होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो ये भी फ्रेंड हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। यानी पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग जो है मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक पे के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आपकी इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि जो हमारा 8वीं अनुसूची में है, 8वीं उस अनुसूची में जो है टोटल 8वीं अनुसूची में जो है हमारा 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाएं दी गई है, 22 भाषाओं को इंक्लूड किया है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यानी टोटल जो है 8वीं अनुसूची में अगर बात करें तो टोटल कितने लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, 22 आपका लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा यूपीपीसीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछाया गया है कि 8वीं अनुसूची में इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बार देखते हैं क्या नेपाली है इसके अंदर कहीं पर भी। तो आपका देखिए 14 नंबर पे आपको क्या है, आपका नेपाली को इंक्लूड किया है। डोगरी है, डोगरी देखिएगा, बोडो और डोगरी को भी इंक्लूड किया है। भोजपुरी है, नहीं है। सिंपल सा देखिएगा यहाँ पे, अगर आप तो भोजपुरी जो है यह आपका यहाँ पे शेड्यूल में आपका शामिल, 8वीं अनुसूची में ये शामिल नहीं है। यानी नेपाली भी है, डोगरी भी है, बोडो भी है, यानी भोजपुरी शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 4th इसका आंसर होगा, यानी भोजपुरी। तो ये बहुत बार जो है ये डिमांड भी किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के लोगों के द्वारा, कि भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। लेकिन फिलहाल मात्र 22 भाषाओं को ही इसमें शामिल किया गया है। और भोजपुरी इतना डिमांड होने के बावजूद भी, इतना पॉलिटिकल मतलब स्ट्रांग पोजीशंस होने के बावजूद भी जो है अभी तक भोजपुरी को क्या किया गया, इस 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया।
नेक्स्ट जो सवाल हमारा है वो हमारा वित्त आयोग पे है। वित्त आयोग आप जानते हैं फाइनेंस कमीशंस आपका आर्टिकल 280 जो है हमारा बात कर रहा है। नेक्स्ट सवाल जो हमारा किस पे आधारित है? नेक्स्ट सवाल जो हमारा वो है वित्त आयोग पे यानी फाइनेंस कमीशंस पे आधारित है। और आर्टिकल कितना है? 280 इसके लिए अप्लाई होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशंस के चेयरमैन को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 14 आपके जो है वाई वी रेड्डी आप देख रहे हैं 2020 तक का इनका पीरियड था। तो 14 यहाँ पे आपको जो है डिस्कस किया गया है अपने फाइनेंस कमीशंस को, उसके चेयरमैन को। अब ये देखते हैं आपका यूपीपीसीएस ने इस पे इस साल क्या सवाल निकाला है, उसको भी देखते हैं। इसमें आपको मैच करने के लिए दिया गया है कि आपका 11वां आपको मैच करने के लिए दिया गया है कि 11वां आपका चेयरमैन कौन है, 12वां चेयरमैन कौन है, 13वां कौन है और 14वां कौन है। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो हम लोग जो है हमारा डाटा दिया गया है, हम लोग इसी से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो जब हम देखते हैं तो 11 नंबर पे हमारा कौन है? 11वां नंबर पे एम खुसरो साहब है। 12वें नंबर पे अपना सी रंग साहब है। 13वें नंबर पे केलकर साहब है और 14वें नंबर पे वाई वी रेड्डी साहब है। तो फ्रेंड्स 11वां नंबर पे हमने अभी जस्ट देखा कि 11वें नंबर पे खुसरो साहब है ना। और 12वें नंबर पे अपना कौन है? रंगराजन साहब है 12वें नंबर पे। 11वां नंबर देखिए ये हो गया हमारा 12वें नंबर पे सी रंग साहब, एम खुसरो 11वें नंबर पे, ठीक है। केलकर साहब आपका जो है 13वें नंबर पे है, 13वें नंबर पे केलकर साहब आपका क्या है? 13वें नंबर पे है। और वाई वी रेड्डी क्या है? अपना 14वें नंबर पे है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मैच करने के लिए दिया गया था आपको वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष को। तो जब आप इसका प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से, जब आप फाइनेंस कमीशन को देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन को जब देखते हैं तो उसके चेयरमैन को ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाता है? तैयार होता है। तो यहाँ पे 11वां नंबर पे क्या हो गया? एम खुसरो हो गए, है ना। 12वें नंबर पे आपका क्या हो गया? रंगराजन साहब हो गए। 13वें नंबर पे केलकर साहब हो गए और 14वें नंबर पे क्या हो गए? वाई वी रेड्डी साहब हो गए। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा पंचायती राज पे है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके कुछ फैक्ट्स को पहले देख लेते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन है 1973 संविधान संशोधन जो है 1992 का, इसके तहत जो है पंचायती राज का गठन किया गया था। और इसमें हम लोग जानते हैं जो हमारा आर्टिकल है 243D, इसमें जो है महिलाओं के लिए यानी जो हमारी महिलाएं हैं, जो विमेंस है, महिलाओं के लिए जो है वन जो है थर्ड सीट को क्या किया गया था? रिजर्व किया गया था। 1/3 सीट को यानी 33% सीट को महिलाओं के लिए क्या किया गया था? रिजर्व किया गया था। आर्टिकल हमारा क्या है? 243D है। लेकिन कुछ स्टेट हम लोग जानते हैं कि 50% तक इंक्रीज किया, जो काफ़ी अच्छा स्टेप्स है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन देने के लिए। और इसका जो है पीरियड्स जो होता है ये 5 इयर्स तक होता है। लेकिन अगर ये विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर ही आपको क्या करना होता है? चुनाव करा लेना होता है। तो फ्रेंड्स बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हमारा पंचायती राज पे है वह क्या है? पंचायती राज का जो गठन किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। इसका पीरियड 5 इयर्स तक के लिए होता है। और अगर पहले ही कभी डिजॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो 6 मंथ के अंदर आपका क्या किया जाता है? इलेक्शंस करवा लिया जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट 243D जो है ये महिलाओं के लिए 1/3 सीट को रिजर्वेशंस की बात करता है। तो फ्रेंड्स आते हैं देखते हैं कि यूपीपीसीएस ने इससे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछा है।
पहला स्टेटमेंट निकाला है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने निकाला है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये गलत है। हमने देखा जो महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्वेशन की बात की गई थी, 1/3 यानी 33% सीटों की रिजर्वेशन की बात की थी। इसलिए फ्रेंड्स हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो है हमारा है वो संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा गया इस बार यूपीपीसीएस 2025 के पॉलिटिक्स सेक्शंस में जो है वो क्वेश्चन है संविधान सभा में। आइए कुछ फैक्ट्स को इसको सबसे पहले देखते हैं। तो संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई थी, जिनमें 8 प्रमुख और बाकी छोटे छोटे थे। इन समितियों को 2 भागों में बांटा गया था। प्रक्रियात्मक मामलों को निपटाने के लिए 10 समितियां थी और मूल मामलों को निपटाने के लिए 12 समितियां थी। तो कुछ समितियां जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जानते हैं कि जो ड्राफ्ट कमेटी है यानी प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे, अपना अंबेडकर साहब थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। तो हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है बाद में हमारे आपका प्रधानमंत्री भी बने। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष याद रख दीजिए, अंबेडकर साहब का इंपॉर्टेंट रोल रहा है अपना संविधान बनाने में। तो प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। संघ शक्ति समिति के अपना जवाहरलाल नेहरू है ना। संघ संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का वल्लभ भाई पटेल। हम जानते हैं कि बाद में ये गृह मंत्री भी बने और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे इनका। मूलभूत अधिकार अधिनियम अल्पसंख्यक आदिवासी अवर्जित के लिए वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था। वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद को दिया था। नियम और प्रक्रिया समिति भी क्या किया गया था, अपना राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद को नियम और प्रक्रिया। हम जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बने बाद में, तो लॉ बनाने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्रेसिडेंट का होता है। तो नियम और प्रक्रिया के लिए राजेंद्र प्रसाद को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट आइए हम देखते हैं यूजीसी आपका यूपीपीसीएस इस बार कैसा इससे सवाल पूछा है। यहाँ पे आपको मैचिंग करने के लिए कहा है कि जो आपका टेबल दिया है कह रहा है कि कौन सा सही इसमें आपको मैच। तो हम देखते हैं कि जो हमारा संघीय संविधान समिति, ये स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए मैच किया, जो क्या हमारा गलत है। संघीय के लिए जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अगर हम मैचिंग करने का बात करते हैं तो संघीय संविधान समिति के अगर मैच यहाँ पे गलत इस तरह से ना लेकर के, अगर इसके चूंकि हमने ऑप्शंस नहीं लिया है, संघीय संविधान समिति के लिए अगर हम बात करते हैं तो संघीय संविधान समिति के लिए कौन होकर के आएंगे, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू साहब होंगे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, आपका अंबेडकर साहब है। नियम और प्रक्रिया का हम लोग जानते हैं, नियम और प्रक्रिया से संबंधित जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और मौलिक अधिकार वगैरह जो है ये इसके अध्यक्ष कौन थे, अपना इसको एक बार पीछे आप देख लीजिए क्या इसके फैक्ट्स हैं। तो मूलभूत अधिकार वगैरह के लिए क्या कौन है, आपका पटेल साहब है। तो फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपका प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसको कंसीडर करें तो यहाँ क्रिस्टल क्लियर है। संघीय संविधान अगर सूची 1 और सूची सुमेलित कीजिए, और सूची 1 में अच्छा सुमेलित करने के लिए बात कर रहा है, यानी एक लिस्ट में आपको ये संविधान समिति दिया है, दूसरे में उसके अध्यक्ष दिए हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, तो अपना नेहरू जी हो गए। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, तो अंबेडकर साहब हो गए। प्रक्रिया नियम प्रक्रिया के कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। और जेबी कृपलानी जो बच गए वो किसके हो गए, अपना एक ही ऑप्शन से बच रहा है, आपका एक का हो गया आपका राजेंद्र प्रसाद, बी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। संघीय संविधान समिति के अपना 4 हो गया। 3 नंबर यानी प्रारूप समिति सी का अपना अंबेडकर साहब हो गए, और डी का क्या हो गया, यानी जेबी कृपलानी साहब जो बच गए वो अपना मौलिक अधिकार के लिए।
कृपलानी साहब यानी 2 नंबर। तो फ्रेंड्स ये आपका समिति उप समिति से क्वेश्चंस था जो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपका फैक्ट्स ये डाल दिया गया था कि जो हमारा संघीय समिति, संघ से समझिएगा कि संघ से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली जो उसका पावर जो है बाद में ट्रांसफर हो रहा है नेहरू जी के पास, नियम प्रक्रिया से अपना इनको ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखिएगा, जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है उनके द्वारा, जो हम देखें अपना मूल अधिकार वगैरह के लिए। फिर हम यहाँ पे जो है हमारा एक नाम बच रहा है वो हमारा प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब, इसमें तो किसी को कोई इशू है भी नहीं और ना होता है किसी को, है ना। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो है ना वो हमारा राज्यों के गठन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा वो राज्यों के गठन से है। यहाँ पे जो आपका पूछा गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे कुछ आपको फिगर दे दिए हैं किस स्टेट का कब से हुआ है। आप जस्ट देखते हैं हमारा एग्जाम में किसको किसको पूछा गया है। तो पंजाब को पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश को पूछा गया है, नागालैंड को पूछा गया है और सिक्किम को पूछा गया है। तो पंजाब जो है हमारा पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत ये आया था। आपका पंजाब नेक्स्ट देखिएगा अरुणाचल प्रदेश कब है आपका 87 का है। नागालैंड आपका 1963 का है और सिक्किम को आप देखिएगा 75 का है। सिक्किम कब का है आपका 1975 का है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है कि स्टेट फॉर्मेशंस का, जब आप राज्य आयोग का गठन का बात करते हैं, स्टेट फॉर्मेशंस का बात करते हैं, तो हम लोग इस फैक्ट को प्रॉपर याद करते ही करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए क्या होगा, काफ़ी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 42nd अमेंडमेंट का है और उसको मूलभूत आपका जो है मौलिक जो कर्तव्य है उसमें पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य लाया गया था अपना 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और 42nd अमेंडमेंट जो है उसमें प्रस्तावना में जो है 3 वर्ड जोड़ा गया है और 3 वर्ड यहाँ पे क्या क्या है उसको आपको देखना है। तो वो वर्ड हमारा क्या है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता है। इनको किस में जोड़ा गया है, आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और यही सवाल आपका पूछा गया है, प्रस्तावना में किस किस को जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में जोड़ा गया है किसको, समाजवादी वर्ड, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये फर्स्ट और सेकंड संप्रभुता और गणतंत्र वर्ड नहीं है, ये सब पहले से है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया है वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष का एक सीरीज से पूछा गया है। तो सीरीज जो मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से एक चार्ट दे दिया गया है जो भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं और जिनको जिनको पूछा गया है सिर्फ हम लोग उसको फोकस करते हैं। जैसे आपका 11वीं लोकसभा है, 11वीं लोकसभा का कौन है हमारा, 11वीं का जो है हमारे जो है चेयरमैन कौन है, पी ए संगमा साहब है। तो 11वीं का कौन हो जाएंगे आपका, 11वीं का पी ए संगमा साहब हो जाएंगे, यानी ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर 12वीं लोकसभा का अगर हम बात करें तो आपका बाल योगी साहब है। 12वीं का कौन है, बाल योगी साहब है, यानी 4 नंबर। उसके बाद आप देखते हैं 14वीं लोकसभा का कौन हो जाएंगे, तो हम देखते हैं आपका ओम बिरला साहब जो है वो तो 70वीं का है। और 14वीं लोकसभा का क्या हो जाएंगे, सोमनाथ चटर्जी साहब हो जाएंगे, यानी आपका 2, 4, 3, 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया है वो हमारा अनुसूची से पूछा गया है, यानी शेड्यूल से पूछा गया है। तो शेड्यूल यहाँ पे देखिए, पहला शेड्यूल संघ और उसके क्षेत्र का बात करता है, सेकंड शेड्यूल नागरिकता का बात करता है, तीसरा शेड्यूल मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य, इन सारी चीज़ों का बात करता है। आइए इस पे देखते हैं क्या सवाल पूछा है। ये आपके फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैच कर रहा है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। तो भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य, ये तो हम लोग जानते हैं। भाग 6 जो है वो राज्य से रिलेटेड है। इसके फैक्ट्स को हम लोग पीछे देख लेते हैं एक बार। भाग 6 जो है अपना किसका बात करता है, राज्य का बात करता है। और भाग जो है 9A नगर पालिका का बात करता है, 9B सहकारी समिति का बात करता है। तो यहाँ पर देखिए भाग 11 पे क्वेश्चन है आपका। भाग 11 किसका बात करता है, संघ और राज्यों के बीच का संबंधों का बात करता है। भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का बात करता है। यहाँ पे किसको दे दिया गया है, नगर पालिका का। नगर पालिका हम लोग देखते हैं कि नगर पालिका एक्सप्लेनेशन किधर होता है हमारा। नाइन ए में जो है आपका नगर पालिका का है, और वहां पे जबकि ऑप्शंस में किसको दे दिया गया, 11 को दे दिया है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही से सुमेलित नहीं है, तो आंसर नंबर 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये हमारा असर्शन क्या है, सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है। और हम यहाँ पे देखते हैं आपके संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके 3 ऑर्गन होते हैं। और जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है पीएम और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, ये हमारी कार्यपालिका होती है। और ये जो है सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर होती है, विधायिका यानी व्यवस्थापिका के ऊपर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यानी असर्शन और रीजनिंग दोनों हमारा क्या है, और रीजनिंग असर्शन को क्या करता है, सही से रेक्टिफाई करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सीटें दी गई है, राज्यसभा के सीटों पे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का 19 होता है, और तमिलनाडु का क्या है, 18 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सवाल पूछा गया है। मैचिंग करने के लिए पूछा गया। हम लोग जानते हैं कि जो हमने अभी जस्ट देखा कि महाराष्ट्र का क्या है, 19 है, और तमिलनाडु का क्या है, 18 है, बिहार का क्या है, 16 है, और कर्नाटका का क्या बच गया आपका, 12। तो फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर है कि जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कितना है आपका, 19 है, तमिलनाडु का कितना हो गया, 18 हो गया, बिहार का कितना होता है अपना, 16 हो गया, और कर्नाटका का कितना है आपका, 12 है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल जो है ये हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है, अखिल भारतीय सेवा पे आधारित है। अखिल भारतीय सेवा का गठन जो है राज्यसभा इनिशिएट लेती है। राज्यसभा, इसके बारे में आर्टिकल 312 में बात किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा जो है उसको लगता है कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, इतना आवश्यक है। तो उसके प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले मेंबर का 2/3 वोट करता है। उसके बाद संसद उसको पास कर जाती है, और अखिल भारतीय सेवा का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि अखिल भारतीय संगठन गठन के लिए सबसे पहले राज्यसभा को संविधान के आर्टिकल 312 को यूज किया जाता है, और 2/3 बहुमत से पारित करने के लिए कहा जाता है। और ऐसा वो तभी करेगा जब वो राष्ट्र हित में उसको आवश्यक लगता है। वर्तमान समय में 3 सेवाएं जो है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस, ये 3 ही मात्र क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। प्रोसीजर आप देख लीजिए।
सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम राज्यसभा की मंजूरी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं राज्यसभा को प्रायोरिटी पे रखा गया है, राज्यसभा को लोकसभा के कंपेयर में प्रायोरिटी पे रखा गया है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 यानी प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले का 2/3 से अगर बिल को पास कर देती है तो आपका अखिल भारतीय सेवा का गठन हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय हित में ऐसा होना जरूरी है। उसके बाद संसद जो है कानून पास कर करके ऑल इंडिया सिविल सर्विस बनाती है। ठीक है, आइए अब इसके प्रीवियस अभी के क्वेश्चंस को, इस साल के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि राष्ट्रीय हित में दिया गया, राष्ट्रीय हित में लगता है तो राज्यसभा ऐसा करेगी। फिर कह रहा है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्याओं के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे कहा गया कुल सदस्य संख्या का 2/3, जबकि हम जानते हैं कुल सदस्य संख्या का नहीं बल्कि प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3। दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जरूरी है। पहला, नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित सबसे पहला है। दूसरा, राज्यसभा प्रेजेंट और 2/3 से प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले के 2/3 से बिल को पास करेगी, तब जाकर के पार्लियामेंट उससे रिलेटेड क्या बनाएगी, लॉ बना देगी। इस तरह से अखिल भारतीय सिविल सेवा का क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सिविल सेवा का जनरेशन हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवा बन करके आएगी। और हमने देखा मात्र 3 सिविल सेवाएं जो है, IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यही आपका 3 सर्विसेज को ही हम लोग कंसीडर करते हैं अखिल भारतीय सेवा के अंदर। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो राज्य पुनर्गठन आयोग से है। आइए राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फजल अली जो है आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है हमारा फजल अली। इसका गठन जो किया गया था दिसंबर 1953 में, सॉरी 53 में, 1953 में यानी 53 में, भाषाई आधार पर राज्यों गठन का अध्ययन करने के लिए गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं। इसलिए इसके नेतृत्व में यानी जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में ये किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष तो ये खुद थे फजल अली। इसके मेंबर थे 2, हृदयनाथ कंजरू और KM पनिक्कर इसके सदस्य थे। ठीक है, और बाद में हम देखते हैं कि इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था और 56 में पुनर्गठन के रूप में, जिसके फलस्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस साल का UPPCS एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस पूछा है। इसमें मेंबर पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। तो हम लोग देखते हैं 2 ही इसके सदस्य थे, एक है पनिक्कर साहब थे और दूसरा हमारा कुंजरू साहब थे। यानी 2 और 4 इसका क्या होगा, फजल अली आयोग के 2 मेंबर्स थे। जस्टिस फजल अली आयोग जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने की बात किया गया था, उसके अध्यक्ष थे फजल अली, जिसके 2 मेंबर थे पनिक्कर साहब और कुंजरू साहब। नेक्स्ट सवाल जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी पे। तो भारतीय संसद की 3 वित्तीय समितियां होती है जो सरकारी खर्चों की जांच करती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति के बारे में आप क्लियर कट ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति पे ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। तो ये वित्तीय समिति है और इसका गठन जो है 1921 में ही हो गया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन जो है यानी लोक लेखा समिति का गठन 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किया गया था और ये बना था कब, 1921 में। और इसमें जो है लोकसभा से 15 और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं,
7 सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी पे आपका इस बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चंस पूछा है, उसको हम देखते हैं। यह कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, कैग के रिपोर्ट की क्या करती है, समीक्षा करती है और रिपोर्ट को किसके पास पहुंचाती है, लोकसभा में प्रस्तुत करती है। सिंपल सा ध्यान रखने का कोशिश कीजिएगा। अब इस पे क्या सवाल पूछा है यूपीपीसीएस ने, उसको देखते हैं क्या पूछा है। पहला सवाल यहाँ पर लिखा गया है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। हमने अभी देखा था जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग के रिपोर्ट की जांच करती है और फाइनली जो है उस रिपोर्ट्स में जो भी अच्छा बुरा जैसा भी दिखे वो रिपोर्ट किसको सौंप देती है, लोकसभा को सौंप देती है। लोकसभा लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा पीएससी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। जबकि यहाँ पे सवाल में दे दिया गया राज्यसभा से कि 15 सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो प्रेसिडेंट के क्रम से पूछा है। जनरली ये सब फैक्ट है, आप लोग फैक्ट्स को ज़्यादा याद करते हैं जब तैयारी करते हैं प्रेसिडेंट वगैरह को, तो फैक्ट्स को आप बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम यहाँ पे ये आपको एक दे दिया गया है इसको सूची, और इससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चन पूछे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी को दिया गया है और के.आर. नारायण है, एपी अब्दुल कलाम आजाद है, आर वेंकट रमन है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले नीलम संजीवा रेड्डी का क्रम आ जाएगा, फिर अपना आर वेंकट रमन साहब आ जाएंगे, फिर के.आर. नारायण साहब, आर वेंकट रमन साहब 4 नंबर पे है, फर्स्ट 4, फिर के.आर. नारायण साहब आ जाएंगे सेकंड में, और लास्ट में अपना कलाम साहब आ जाएंगे। तो ये आपका क्रम है, क्रमानुसार आपसे पूछा गया है। तो इसका इधर से भी आप यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दे दिया गया है, ये चार्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपना ये जो पूछा गया था, अपना नीलम संजीवा रेड्डी से पूछा गया था, आर वेंकट रमन साहब से पूछा गया था, यहाँ पे उनको सजाने के लिए दिया था, के.आर. नारायण साहब को दिया गया और अब्दुल कलाम आजाद साहब को दिया गया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में अभी दिए गए थे। नेक्स्ट सवाल जो है नगर पालिका से है। नगर पालिका में महिला आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं इसके फैक्ट्स को। तो नगर पालिका महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है आर्टिकल 243T में दिया गया है, और ये कहा गया है कि कितने % अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए कहीं पर भी देखिएगा तो 1/3 का रिजर्वेशन है, लेकिन जो है सरकार कहीं कहीं पर, बहुत सारी सरकारों ने इसको बढ़ा करके 50% तक कर दिया है। यानी 1/3 सीट जो है SC ST के लिए आप कह सकते हैं, वुमेन्स के लिए कह सकते हैं, उसको रिजर्व किया गया है। इस पे देखते हैं कि क्या सवाल पूछा है अपना यूपीपीसीएस 2025। पहला सवाल है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। तो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु आपका 25 वर्ष है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा, कि मिनिमम एज कितना, 21 साल में आप नगर पालिका का सदस्य बन सकते हैं। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाली कुल सदस्य संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सही है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स उसको बढ़ा करके क्या कर दिया है, 50% तक किया है, लेकिन प्रोविजन मात्र कितना है, 1/3 है, यानी 33% ही प्रोविजन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुसूची पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अनुसूची पे आया हुआ है। यहाँ पे आपको सारा अनुसूची दे दिया गया है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके साथ फैक्ट के साथ मैच करते हैं। ये भी आप लोग जो है जनरली याद कर लेते हैं जब आप उसको क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं।
यहाँ पे आप बहुत सिंपल सा है, जो हमारा अनुसूची है, जो हमारा 10वीं अनुसूची है, यहाँ पे ऑप्शंस ले लीजिए ए, बी, सी और डी। 7वीं अनुसूची तो बहुत आसान सा है। 7वीं अनुसूची में जो है संघराज और संवर्ती सूचियों का वर्णन किया गया है, ए का 3rd हो जाएगा। फिर अपना 8वीं अनुसूची में भाषा का बात किया गया है, बी का 1 हो जाएगा। दल बदल की योग्यता जो है, दल बदल वाला योग्यता जो है आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी 2 हो जाएगा। और बच गया सी का क्या है, सी भी आप देख लीजिए। 9th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन का बात किया गया है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस आपका 2025 का। सारा क्वेश्चन ही आपका जो है यूपीपीसीएस 2025 का ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटी का सवाल जो है बहुत सारे फैक्ट्स ज़्यादा कोशिश किया गया पूछने का, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को आप बनाते हैं, जब आप तैयार करते हैं इंडियन पॉलिटी सेक्शंस को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आप फैक्ट्स को भी माइंड में रखने का कोशिश करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट फैक्ट्स को और उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है, उसके लिए ये सवाल जो है बहुत ही आसान होगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं और सारे के सवाल जो है आपके सही होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जिन्होंने प्रॉपर और सिंसियर तरीके से तैयारी किया होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा। फ्रेंड्स, हमारा जो है यूपीपीसीएस बीपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही नॉमिनल फीस पे है और लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोग सारा एनसीईआरटी, सारे एडवांस बुक, एक एक बुक का आपका एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक वर्ड को हम लोग प्रॉपर तरीके से आपके साथ काम करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पीसीएस वगैरह निकालना, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा वित्तीय समितियों पे। तो 3 वित्तीय समितियां होती है, एक प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखा गया है। जो हमारा प्राक्कलन समिति होता है, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। प्राक्कलन समिति आप समझ रहे हैं, प्राक्कलन एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति 30 मेंबर होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं और उनका पीरियड कितना होता है? 1 साल, यानी 30 मेंबर्स का बात किया गया है। पीरियड है 1 ईयर्स का है ना। और जितने मेंबर हैं सारा ऑल आर लोकसभा, सारे के सारे मेंबर किधर से बिलोंग करते हैं? लोकसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है गठन पीछे भी देखा 1921 में आया हुआ है। इससे 2 सवाल पूछा, एक यहाँ पर भी है, एक पीछे भी है। इसका काम है कैग के रिपोर्ट को चेक करना, ठीक है। इसमें अभी आपने जस्ट देखा टोटल जो है लोकसभा और राज्यसभा का आपने देखा, इधर से 15 मेंबर आए थे, इधर से कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका 1964 में हुआ है इसका गठन और इसमें जो है लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। ESUS का जो है इसमें इस 1964 में बना है। इसमें जो है लोकसभा से कितने हैं? आपका 10 है और राज्यसभा से कितने हैं? आपका 5 है। क्रिस्टल क्लियर है। यानी 3 समिति जो है वो हमारा वित्तीय समितियां होती है। आइए हम देखते हैं यूपीपीसीएस 2025 में इससे क्या क्वेश्चंस पूछा है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समितियां हैं? तो लोक लेखा समिति आपने देख ही लिया है, प्राक्कलन समिति आपने देखा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति आपने देखा है। तो लोक लेखा समिति आपने देखा, लोक लेखा समिति 1921 में ही आ गया था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। यहाँ पे 15 मेंबर इधर से आते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो है 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे मेंबर कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो है देख रहे हैं ये 1964 में आया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5 मेंबर होते हैं। बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही जो है इफेक्टिव तरीके से आप इसके सारे सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है आपको इस शॉर्ट वीडियो में जो है बहुत पॉलिटी सेक्शंस को एनालाइज करने का कोशिश किया है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जो है ना वो फैक्ट है। कॉन्सेप्ट के सवाल आपको 2, 3, 4 ही आपको दिखे, तो सारे फैक्ट हैं। चाहे अपना वित्त आयोग के अध्यक्ष पे पूछा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष पे पूछा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का के सीरीज पे पूछा गया है,
फिर हम बात कर रहे हैं कमिटी पे, आपको पूछ दिया है कौन कौन से आपके फाइनेंशियल कमिटी हैं, ठीक है। फिर उधर डीपीएस से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उधर एक दो क्वेश्चंस डीपीएस है, आपका भाषा पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आप जब आप सवाल को देख रहे हैं ना, तो सवाल आपके लिए क्या है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। मैं दिवाकर सिन्हा, लॉ ग्रेजुएट, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर, प्रेजेंट समय में एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत लंबे समय से अप्रॉक्स 28 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 8 क्लास से लेकर के अभी तक कंटिन्यूस टीचिंग ही हो रहा है, और दिल्ली में भी लंबे समय से टीचिंग हो रहा है। मेरा मानना है कि आप लोग हमारे क्लास से जुड़िए और बहुत ही इफेक्टिव लगेगा आपको क्लास। बेसिक्स को पकड़ करके एक एक चीज़ को हम लोग जो है काफ़ी सिंपल तरीके से देखने का कोशिश करेंगे, और मेरा मानना है बहुत बहुत ही प्रभावशाली क्लास होगा आपके लिए। एक जो है मिनिमम फीस पे हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं, आप निश्चित रूप से इस क्लास से कीजिए। डिस्क्रिप्शंस में डिटेल डाल दिया जाएगा, आप उसको देखिए और डेफिनेटली हमारे क्लास से जुड़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीपीएससी का पॉलिटी का क्वेश्चंस देखेंगे, हर एग्जाम का जो क्वेश्चंस है आया हुआ उसको भी देखते हैं, और कुछ टॉपिक को भी एनालाइज करते चले जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।